तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से। और आज हम फिर एक गेस्ट के साथ में पॉडकास्ट करने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मनी के ऊपर रहेगा। तो हम पहले तो उनका वेलकम करते हैं। ऑलरेडी आप उनसे पहले रूबरू हो चुके हैं। आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उनसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि लोग जो है मनी आज की डेट में सेव संदीप सर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और पहले तो आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच सर, ये नए पार्ट 2 में एक्चुअली सर ये है कि मनी आजकल सेव क्यों नहीं हो। आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी राइट है कि आज के टाइम में चैलेंजेस बहुत हो चुका है, क्योंकि सैलरी भी बढ़ता है, उस तरह से महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन आज जो बंदा है वो बंदा अपने खर्चे पे कंट्रोल नहीं कर रहा है। आज वो डीमार्ट में शॉपिंग करने जा रहा है, उसको चाहिए था एक आइटम और वो उसकी बजाय वो लेके आ रहा है 4-5 आइटम। तो कहीं ना कहीं वो अनकॉन्शियस स्पेंडिंग में जा रहा है। इसकी वजह से उसके पास मनी सेव नहीं हो रहा है। और दूसरी बात कि आज का घर में खाना बनता है, फिर भी आम लोग क्या करते हैं, स्विगी जोमेटो में ऑर्डर डाल देते हैं और वहां पे उनका 300 400 500 रुपये बिल एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सिर्फ 500-1000 रुपया खाने में मतलब क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखने जाओ तो उसका अगर लंबा चौड़ा बिल देखोगे आप, तो एंड ऑफ द मंथ अनचाही जो अनकॉन्शियस स्पेंडिंग है वो आपकी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से आप सैलरी में सर्वाइव नहीं कर पाते और सेविंग नहीं बचती है। वेरी गुड। तो यानी कहीं ना कहीं हमें बाहर से जो थोड़ा थोड़ा कर करके बहुत कुछ हो जाता है। और मैं तो ये कहूँगा कि बाहर का फास्ट फूड जो हम खाते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट आ रहा है। एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी मनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, लोगों की काफ़ी अच्छी खासी सैलरी हो रही है, सब कुछ है, उसके बाद भी लोग जो है कर्ज में डूबते जा रहे हैं। कर्ज में सर इसलिए डूबते हैं क्योंकि आजकल लोग एक कर्ज के साइकिल में फंसे हुए हैं। आप समझो, आज बंदा कर क्या रहा है, आज एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहा है, दूसरे लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लोन ले रहा है, और उसकी वजह से वो कर्ज में डूबता जा रहा है। उसके पास मनी का जो इनकम का सोर्स था वो सिंगल जो है वही है, मनी जो आ रहा है वही उतना ही आ रहा है, लेकिन उसने अपने खर्चे उतने बढ़ा दिए हैं, उसको वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। और मैनेज ना करने की वजह से आज वो लोन को चुकाने के लिए नया लोन ले रहा है, नए लोन को चुकाने के लिए उसको एक और लोन कंज्यूम करना पड़ता है, और इसकी वजह से लोन के चक्रों में वो फंसता ही जाता है। और एंड ऑफ दी अगर मैं बात करूं कि इसका जो रिजल्ट है ना वो नेगेटिव ही निकलता है। उसको अंत में बैंकरप्टी जाहिर करनी पड़ती है, बिकॉज आप लोन तो ले रहे हो ज्यादा कहीं ना कहीं से, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ा नहीं रहे हो। अल्टीमेट आप कर्ज में ही डूबने वाले हो सर। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हमारे खर्च तो रुकने वाले नहीं हैं, बट हमारा जो है इनकम ऑफ सोर्स जो है हमें ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे ताकि हम कुछ सेविंग कर पाए। जी। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि हमें लोन या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कि आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो, उसके बाद तय करना चाहिए कि लोन चाहिए कि नहीं। बिकॉज अगर आप लोन ले रहे हो कोई लायबिलिटी परचेस करने में, लायबिलिटी यानी कि ऐसी चीज जो आप से हर महीने पैसा निकालने वाली है, तो मैं कहूँगा उस लोन को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, जरूरत ना हो तो। और आप लोन एक ऐसा ले रहे हो कि जिसकी वजह से वो आपके बिजनेस में या कोई इन्वेस्टमेंट में काम आने वाला है, आने वाले टाइम में उसका वैल्यू बढ़ने वाला है। उस पर्पस के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो वो लोन आपको जरूर वो करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोन लेकर जमीन खरीद रहे हो या कोई फ्लैट्स या दुकानों में इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं ना कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आने वाले टाइम में उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, तो वो मैं कहूँगा वो लोन आप उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप वो लोन का नई गाड़ी खरीदने में, नया फोन खरीदने में, या अनचाहे फालतू के एक्सपेंस करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो लोन अंत में आपको भारी पड़ सकता है। तो वैसे लोनों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, कोशिश ये करें कि आप जिस भी लोन के लिए अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तो आपको उससे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, और मनी आपको अगर आपने 8 या 10% पे लिया और आपको 15% कहीं से मिलने के चांसेज हैं, या आने वाले समय में वो पैसा और ग्रोथ करने वाला है, तो आप ले सकते हो। आज की डेट में संदीप सर एक चीज़ और चैलेंज सबसे बड़ा है कि लोगों के पास में प्लास्टिक मनी बहुत सारी हो गई है, क्रेडिट कार्ड्स बहुत हर एक चीज़ के लिए यूज़ करने लग गए हैं, और बंदे को पता ही नहीं लगता कि मैं कितना खर्च कर चुका हूँ। तो उसके लिए हमें जो है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना चाहिए, या ये कहें अच्छा है या नहीं।
सर क्रेडिट कार्ड को अगर आप लिमिट में यूज करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, आपका अच्छा खासा सेविंग्स भी करता है, अच्छे खासे बेनिफिट भी देता है। लेकिन अगर उसका आप अनकॉन्शियसली यूज करते हो या ज्यादा एक्सपेंस करते हो तो वो अल्टीमेट आपको भी बैंकर बना सकता है। अभी आप उसका यूज किस पर्पज से करते हो, आप समझो कि आप पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का यूज कोई जगह पे शॉपिंग करने के लिए करते हो, तो वहां पे आपके पास अगर उतना बैंक बैलेंस रिजर्व है, आपने समझो कि डीमार्ट से ग्रोसरी की शॉपिंग करने जा रहे हो, वहां पे आपका बिल बना है 10,000 आपके अगर बैंक अकाउंट में ऑलरेडी रिजर्व है, तो आप एक काम कर सकते हो, उसका बिल क्रेडिट कार्ड से पे करो। क्रेडिट कार्ड से पे करने पे क्या आप फायदा होगा, आपको थोड़े से रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं, उसके अलावा आपको उसका बिल पे करना है 45 डेज में, और वहां तक आपका जो 10,000 है वो आपके बैंक में रहेगा, तो उसके ऊपर छोटा मोटा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिलने लगेगा। तो ये वहां पर आपके अकाउंट में है तो उसका इंटरेस्ट आपको मिल गया, ये फायदा हो गया। आपको क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट मिल गए, आपको 45 दिन का बिना कोई इंटरेस्ट वाला आपको एक टाइम पीरियड मिल गया, जहां पर आप वो 10,000 को कहीं जगह पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो जो आपके बैंक अकाउंट में है, वहां से 1-2% एक्स्ट्रा इनकम भी आप कमा सकते हो। तो वहां ऐसा प्रॉपरली यूज करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लाखों रुपए सेव होंगे। सेकेंड, क्रेडिट कार्ड का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो आप उसके रिवॉर्ड्स पॉइंट के जरिए काफी सारी चीजें मुफ्त में ले सकते हो। फ्लाइट का टिकट्स है, या काफी सारे होटल्स के वाउचर्स है, या बुक माई शो के वाउचर्स है। तो लाइक आपकी जो शौक है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा जेब से जाना करना पड़ता था, वो शायद आपको अगर उसका प्रॉपर यूज करोगे, उसके रिवॉर्ड्स पॉइंट का प्रॉपर यूज करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको बेनिफिट जरूर मिलता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मोस्टली लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और अनएक्सपेक्टेडली जो शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और हम जाते हैं मोस्टली 1 या 2 शर्ट के लेने के लिए या कुछ ऐसे, तो वहाँ जाते हैं, जो पसंद जो हमारी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और खर्च जो है बढ़ जाता है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, तो मोस्टली जो है मनी के बारे में जो है हमारा माइंड उसको कैसे प्रिपेयर करे, या उसको क्या सोचें उसके लिए कि हमारी सेविंग हो या ग्रोथ उसके लिए कर पाए। एक्चुअली सर जनरेशन वाइज है ना, माइंड में मनी के थॉट चेंज होते रहते थे। जैसे कि आप समझिए आपके दादा परदादा या आपके फादर जो होंगे, या मेरे दादा परदादा या मेरे फादर जो होंगे, उनके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसा आया है तो उनका उस समय माइंडसेट कैसा था, तो उनका उस समय माइंडसेट ऐसा था कि जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो कहीं ना कहीं वो जमीन में निवेश करते थे। लाइक खेत ले लिया, कोई पे जमीन ले लिया, या फिर वो कहीं ना कहीं गहनों में इन्वेस्ट करते थे। लाइक उन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया, वो अपने घर के लिए गहने खरीद के रखते हैं। तो उस टाइम का जो माइंडसेट था वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग वाला माइंडसेट था। आज की जनरेशन में माइंडसेट क्या आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा कहीं से पैसा आया तो कहीं ना कहीं वो आईफोन खरीदने में डाल देंगे, या कहीं ना कहीं आजकल जो थार का जमाना है तो थार का सपना देखते हैं, थार में वो इन्वेस्ट कर देंगे। अगर थार 16 लाख 20 लाख की है, आपके पास फोगट का 20 लाख आया, तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से पैसा बढ़ के आए। और थार में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप शो अप करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा लायबिलिटी है। वो 16 आपको लगता है 16 लाख रुपया है, लेकिन अल्टीमेट अगर आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो थार के सर्विस के चार्जेस लगेंगे, पेट्रोल का खर्चा आएगा, तो ये सारे मिला के लगभग एक गाड़ी आपको 30 से 35 या 40 लाख तक पहुंच जाती है, लेकिन आपको सारा चीज बैकएंड में दिखता नहीं है। और कहीं ना कहीं यही 16 लाख 20 लाख रुपया अगर आपने जमीन में निवेश किया होता तो उसकी वैल्यू आज 40 लाख बन जाती। अब वो सेकंड हैंड थार को अगर आप बेचने जाओगे तो उसकी वैल्यू 10 लाख 5 लाख रह जाएगी, जबकि वो जमीन अगर आपने लिया है या वो गहने लिए तो आने वाले टाइम में उसका रेट बढ़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगा ही होगा। और आज की जनरेशन में सर हो क्या रहा है, आज मैं काफी लोगों को कहता हूँ कि यार आपके पास एक्स्ट्रा महीने का कोई इनकम आ रहा है, तब उसकी SIPs करो या LIC में डालो। तो उनको आज लगता है कि 5,000 रुपया पिज्जा पार्टी में खर्च कर लेंगे, लेकिन 5,000 का SIP में उनको बहुत बड़ा लगता है कि यार ये 5,000 मतलब मैनेज कैसे करे या वो करे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि 5,000 या 500 रुपया पिज्जा के लिए आपको नॉर्मल लगता है, और SIP की बात आती है या इंश्योरेंस की बात आती है तो आपको थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बार का मजा आपको शायद लंबे टाइम में दिक्कत दे सकता है, लेकिन ये एक टाइम की आपकी पैसे सेव करने की, इन्वेस्ट करने की हैबिट आपको लंबे टाइम में बहुत फायदा दे सकती है सर। बहुत बढ़िया। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि मोस्टली लोग जो है ना, अगर 10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं और उस पर इंश्योरेंस हर साल होती है, पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे ऐसे सर्विस मेंटेन करने के लिए उसको गाड़ी को टायर आगे जाते हैं थोड़े दिन बाद, या कुछ ऐसा करने के लिए बहुत सारा लोगों को चैलेंज आता है। तो मैं
कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कार परचेज करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए, कहते हैं कि कार से 5 टाइम कम से कम आपके पास में मनी है तो आपको कार लेनी चाहिए। क्या ये सही है? यस सर, मैं कहूंगा कि अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए की है सर, या किसी की भी इनकम सालाना 10 लाख रुपया सालाना कमा रहा है, तो उसकी कार की वैल्यू 2 लाख की ही होनी चाहिए। लाइक 2 लाख में जो कार आती है सेकंड हैंड अल्टो ही शायद आ पाएगी, उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए, ताकि वो कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे नहीं और अपने आप को ईएमआई के बर्डन में डाले नहीं। लेकिन आजकल जनरेशन या आज की जनरेशन या आज के लोग क्या कर रहे हैं, 10 लाख सालाना इनकम है और वो 20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, और 20 लाख की गाड़ी होने की वजह से वो ईएमआई के चक्रव्यूह में फंसते हैं और जिनके ऊपर ईएमआई के बर्डन बढ़ने लगते हैं। आज मार्केट में लोग समझते नहीं है, आज मार्केट में हर चीज ईएमआई पे मिल रही है, चाहे फर्नीचर चाहिए, गाड़ी चाहिए या इलेक्ट्रिक का सामान चाहिए, और लोग शो अप करने के लिए, नई लग्जरी को जीने के लिए वो सारा चीज, सैलरी है 80,000 90,000 और उसमें से वो 70,000 या 60,000 के वो ईएमआई कर लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सर आप जॉब कर रहे हो, सर आप काम कर रहे हो, सोचो अगर वो काम रुक गया तो आप ईएमआई कैसे पे करोगे। और यही हुआ था कोरोना के टाइम पे। आज मैक्सिमम लोग कर्जे में है, इसका रीजन यही है कि कोरोना में 2-3 साल में लोगों का बिजनेस बंद हुआ था, काफी लोगों की जॉब चली गई थी और इनके ईएमआई कंटिन्यूस चालू थे, और वो ईएमआई के चुकाने के लिए वो एक लोन ले रहे हैं, वो लोन को रीपे करने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं, और आज वो कर्जे में चले गए हैं। और मेन रीजन उसका वही है, आपके बढ़ते हुए ईएमआई। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपकी इनकम है उसका 20% का ईएमआई है, तब तक आप सेफ है। लेकिन आपकी इनकम से 80% का ईएमआई है तो आप कहीं ना कहीं रिस्क जोन में है। तो अभी भी मौका है, आप थोड़े से अवेयर हो जाइए और समझ जाइए। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने शो ऑफ वाली बात करी, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शो ऑफ के चक्कर में लोग गरीब हो रहे हैं, ना कि अमीर हो रहे हैं? और मिडिल क्लास के साथ में सबसे ज्यादा चैलेंज ये आ रहा है कि वो शो ऑफ करने के चक्कर में, आई होप कि शायद वो, या मेरी थिंकिंग है, गरीब होता चला जा रहा है। यस राइट सर, आप सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि आज लोगों को नाइकी के जूते पहनने पसंद है, रोलेक्स की घड़ी पहननी पसंद है, और महंगे शो अप के चक्कर में वो सारी चीजें ईएमआई पे लाते हैं, और फिर बाद में हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो ईएमआई पे भी नहीं कर पाते। उस कंडीशन में उनके पास सामान तो जाता ही जाता है, लेकिन उनका सिबिल स्कोर भी खराब होता है, और आने वाले टाइम में उनको नए लोन की जब जरूरत होती है तब ही नहीं मिल पाता है हमें। तो ये दिक्कत तो है सर। तो शो अप करने में ना बिलीव करें। आपको ब्रांड पहननी है तो जस्ट आपको रिचनेस फील करनी है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपका पर्टिकुलर जो बजट है वो बजट को सेम रखिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए। जैसे कि आप सालाना सोचते हो कि मैं 12 पेयर क्लोथ लाऊंगा, हर महीने का एक फेयर, यानी कि 12 पेयर क्लोथ्स है, आप उसकी जगह पे 6 पेयर या 3 पेयर लाइए ना, ब्रांडेड लाइए। फर्क क्या पड़ेगा? और आपका 12 पेयर का जो बजट है वो बजट सेम रखिए, लेकिन उसमें 12 की जगह पे 6 या 3 लाइए। आपको लग्जरी फील करनी है तो आप साल में 2 बार वेकेशन के लिए जाते हैं तो सिर्फ 1 बार जाइए। 2 बार का जो बजट है वो 1 में खर्च कर दीजिए, लेकिन बाय फ्लाइट में जाइए, अच्छे होटल में रुकिए, आपको लग्जरी भी मिलती है और आपका बजट भी संभल जाता है। वेरी गुड। तो इस तरह एक्चुअली क्या है कि लोग शो ऑफ करने के चक्कर में जो हैं वो गरीब हो रहे हैं, और हमें थोड़ा सा अपने बजट पर ध्यान रखना है, और ध्यान रखते हुए ही आगे अपनी मनी सेविंग उस पर करनी है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि अगर मनी के बारे में कईयों को वो थोड़ा सोच इस तरह की है, जो मर्जी कुछ भी कर लें, वो सेव ही नहीं कर पाते हैं, तो कुछ ऐसा आप कोई पॉइंट बताएं जिससे कि उनको सेव करने का थोड़ा सा हो के इन फ्यूचर में। देखो आज की डेट में सबके पास अगर पैसा है तो तभी लोग उसको पूछते हैं, अगर पैसा नहीं है तो कोई भी उसको नहीं पूछता। सर एक्चुअली ये सेव करने के लिए आपने बताया ना, तो आप समझ लो कि आप ईएमआई हर महीने के लिए संभालने के लिए जुगाड़ कहीं से भी करते हो। लोग मैक्सिमम अपना ईएमआई पे करने के लिए कहीं ना कहीं से वो बैलेंस अरेंज करते ही है, ले लेते हैं, हाँ कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि आप एक एसआईपी भी अपने ईएमआई में काउंट कर लो। एक एसआईपी ऐसी भी रखो जैसे कि आपका 35,000 का ईएमआई है, 35,000 आप मैनेज कर रहे हो, उसकी जगह पे 40,000 मैनेज करो, 5,000 एसआईपी में डालना शुरू कर दो। और ऐसी आप हैबिट डालो कि भाई मेरा ईएमआई 40 का ही है, भले ही वो 5 की एसआईपी, लेकिन एसआईपी को भी आप ईएमआई में ही काउंट करो इस तरह से। तो धीरे धीरे क्या होगा, एसआईपी आपकी बढ़ती रहेगी, ईएमआई धीरे धीरे आपका कम होता रहेगा। ईएमआई शायद 2-3 साल 5 साल में आपका खत्म हो सकता है 35,000, लेकिन एसआईपी की जो हैबिट है, आपका समझो ईएमआई 40 का है, 35 का ईएमआई है, 5 की एसआईपी है, आपका एक ईएमआई 5,000 का खत्म हो रहा है, तब एसआईपी 10 की कर दो और 30 ईएमआई में जाएगा, 10 एसआईपी में जाएगा। उस तरह की आप हैबिट डालो। फिर ईएमआई आपका एक और लोन खत्म हुआ जिसमें ईएमआई आपकी 20 की जा रही है,
जो 20 एक्स्ट्रा आप मैनेज कर रहे थे उसको आप एसआईपी में डालो। तो ऐसी हैबिट की वजह से धीरे धीरे कर्जा कम होगा और आपका सेविंग बढ़ेगा। सेविंग का जैसे ही आपका बढ़ेगा वैसे ही आने वाले टाइम में फिर आप फाइनेंशियली फ्री इजीली हो जाओगे। और यही एक सॉल्यूशन है कि अपने माइंडसेट को तैयार करो, और 40,000 35,000 मैनेज कर रहे हैं तो आप 40 भी मैनेज कर ही पाओगे। तो चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मेरे माइंड में आई है कि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि वैसे उनको बोलो ना कि यार पैसा कहीं से आप अरेंज कर लो सेविंग पर्पज के लिए, तो नहीं कर पाते, लेकिन कुछ चैलेंज आ जाता है तो कहीं ना कहीं से उनके पास में पैसा आ जाता है। सर एक्चुअली मार्केट में पैसों का प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है हमारे माइंडसेट का कहीं ना कहीं। क्योंकि आप समझो कि आपके घर में आपके पास एलआईसी का इंश्योरेंस नहीं है और अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं 5 लाख मैनेज करना है, तो नहीं करोगे आप? बिल्कुल करना, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाता है ना, कहीं ना कहीं से आप लाओगे। तो उसी तरह से आप सेविंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए अपने माइंडसेट को काम पे लगाते नहीं हो। अगर आपने माइंड को ऑर्डर दिया है, माइंड को कमांड दिया है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो अपने रास्ते ढूंढता ही है और कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आता ही आता है, जिसके लिए आप सेविंग या इन्वेस्टिंग में आप उसको लगा सकते हो अलग से। कई बार आप आईपीओ भरते हो या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक्स्ट्रा पैसा वहां से आपको एज अ प्रॉफिट के तौर पे आना ही आना है, अगर आपने सोच, माइंडसेट या जो आपकी थिंकिंग है वो वाली रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं अमीर होने के चक्कर में लोग जो हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं, आप ये कहना चाहोगे? दिखावे के चक्कर में सर गरीब होते जा रहे हैं। अगर सोच अमीरों वाली है तो धीरे धीरे आप अमीर बनोगे। जैसे मैंने ईएमआई को कैसे संभालना है मैंने बताया कि ईएमआई का स्लॉट धीरे कम होगा, एसआईपी का स्लॉट ऊपर होगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री होते हो। तो वैसे ही अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना है तो मैनेज करो, लेकिन बजट उसका बना के रखो, उसी में ही आपको खेलना है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि संदीप सर ने हमें बहुत ही अच्छे टिप्स दिए हैं। तो हम जो है इसके लिए थोड़ा अपना ऊपर काम करना पड़ेगा कि कैसे हम आने वाले फ्यूचर को स्कोर कर सकते हैं, तभी जा कर के हम कहीं हमारी बात बनने वाली है। अदरवाइज आने वाली जनरेशन और कर्ज में डूबती चली जाएगी। कोई लास्ट आप जो टिप्स जो है वो देना चाहें हमारी ऑडियंस को? देखिए, पैसा एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, वो एक एक्सचेंज है, लेकिन अपने माइंडसेट को पैसा अट्रैक्ट करने की और आप अगर आप डालोगे तो आपका फोकस हमेशा पैसे आने की ओर रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपके रास्ते भी वैसे खुलते जाएंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है माय डियर फ्रेंड्स, एक इनकम के ऊपर आप विश्वास मत डिपेंड मत रहिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनकम के सोर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर टाइम पे खर्चे बढ़ते हैं, इनकम के सोर्स नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से बंदा कर्ज में जा रहा है। अगर आप जॉब करो, जॉब के साथ साथ कुछ ऐसा भी प्लान करो जिससे आपका एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आना शुरू हो। और कैटेगरी में वाइज कैश फ्लो ऑर्डर के आधार पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में से आप ट्राई करो कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में जाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन कैटेगरी में पहुंचो, एंड देन आफ्टर आप इन्वेस्टर कैटेगरी में भी पहुंचो, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। और कैश फ्लो ऑर्डर के बारे में शायद नेक्स्ट एपिसोड बन सकता है सर के साथ, बिल्कुल। तो इसके बारे में डीप में हम चर्चा करने वाले हैं। संदीप सर का कहना है कि हमें, अगर आप जॉब में हो, बिजनेस करो, बेशक छोटा ही करो, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना 50,000 की सैलरी के चक्कर में लगे हुए हैं। वो एक अपना बिजनेस बेशक छोटा ही, कोई 5 लाख इन्वेस्ट करके कहीं वहाँ से अगर इनकम आपको अच्छी हो सकती है तो प्लीज़ वहाँ से करें। तो संदीप साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि हमें जो है मल्टी सोर्सेज इनकम होने चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा इनकम आए कहाँ से? उसका भी तो कोई ऐसा सोर्स होगा जो हम मतलब जिनके पास चैलेंज है या वो एक ही फिक्स एसेट से जो है उनके पास सैलरी आ रही है, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए क्या किया जाए? सर मार्केट में बहुत सारे आज ऑप्शन है, लाइक एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप काफ़ी सारे ऑप्शन पे जा सकते हैं। जैसे कि बंदा कोई जॉब करे तो जॉब के साथ साथ वो LIC इंश्योरेंस का एडवाइजर बन सकता है। वो इंश्योरेंस सेल करके शायद अच्छा खासा कमीशन, क्योंकि इंश्योरेंस में आज लगभग 15% से 40% तक कंपनियां कमीशन दे रही है, तो शायद आपकी सैलरी ना हो, उससे ज्यादा कमीशन भी आपका आ सकता है। अच्छी खासी आप पॉलिसी सेल करते हो तो। उसके अलावा एक और ऑप्शन है, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में काफी सारी है, तो अगर आप कोई अच्छी कंपनी देखकर उसमें अगर काम शुरू करते हैं तो वहां पर जैसे जैसे आपका नेटवर्क बिल्ड होता है वैसे वैसे आपकी इनकम या आपका चेक है वहां से भी आना शुरू होता है। एंड उसके अलावा अगर आप ये दोनों पसंद नहीं है, आपको लाइक कोई हार्ड वर्किंग काम करना है, तो उसके तौर पे आप मार्केट में देखो, स्विगी के जॉब है, जोमेटो का है, जहाँ पे आप 7 बजे जॉब से आने के बाद पार्ट टाइम में 7 से 11 का या 7 से 12 का स्लॉट होता है, उसमें आप एज अ बाइक ड्राइव करके लाइक स्विगी जोमेटो या रैपिडोस में काम करके 500-700 सिर्फ एक्स्ट्रा काम करके दिन का आप कमा सकते हो। क्या आपको लगता है कि ऐसा पर्सन जो 25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपये कमा रहा होगा स्विगी या जोमेटो में, वो जाएगा?
मेरे को नहीं लगता कि वो जाएगा। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि शायद उसको एक पार्ट टाइम अपना बिजनेस करना चाहिए, जो इंश्योरेंस वगैरह में चला जाए, म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाए कहीं ना कहीं। तो है पॉसिबिलिटी ऐसी? यस सर, अभी देखिए डिपेंड्स करते हैं आपकी जॉब की पोजीशन क्या है और आप किस इंडस्ट्री में जॉब करो। जैसे कि आप वर्कर या लेबर वर्क में काम कर रहे हो तो आपको उसमें कोई शर्म नहीं आएगी स्विगी जोमेटो में काम करने में। इवन मैंने काफी सारे लोग ऐसे देखे जो ओला उबर में ड्राइव करते हैं, लाइक जॉब से छूटने के बाद उनका गाड़ी लेकर वो ओला उबर में घुमाते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। हाँ, इवन आप प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, प्रोफेशनल काम में जॉब कर रहे हो, तो उस केस में आप एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, म्यूचुअल फंड एडवाइजर या लोन के कंसल्टेंट या इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन के भी वहां से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो काफी सारे ऐसे ऑप्शन है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन भी मिलने लगेंगे। या उसके अलावा हार्ड वर्किंग की बात करें तो हार्ड वर्किंग में मैं खुद अगर बात करूं तो मैंने भी स्विगी जोमेटो में मैंने ड्राइव किया हुआ है, क्योंकि जॉब मेरा 7 बजे 18,000 सैलरी थी, अहमदाबाद में रहता था और उतना मतलब लाइक 18,000 में घर को सर्वे करना मुश्किल था। तो मैं 7 बजे के आने के बाद मैं भी स्विगी जोमेटो में काम किया हुआ है, वहाँ से अर्निंग किया हुआ है। एक टाइम ऐसा था कि मैंने ओला में भी गाड़ी को ड्राइव किया है। देन आफ्टर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते 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 अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाला माइंडसेट रख के आज मैं 3 कंपनियां ऑपरेट कर रहा हूँ। एक मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, एक मेरी सफल ट्रिप करके कंपनी है जो कि टूर्स एंड ट्रैवल्स में वो पैकेज में बारे में डील करती है, एंड एक मेरी ट्रेनिंग कंसल्टिंग कंपनी है जहाँ पे ऐसे हम फाइनेंस के बारे में या माइंड के बारे में कंसल्टिंग करते हैं। जिसको फाइनेंस का इश्यू हो या माइंड के बारे में कोई प्रॉब्लम हो या माइंडसेट के बारे में कुछ पूछना हो तो उसका सेशन होता है, उसके काउंसलिंग होते हैं जिसके जरिए जो ब्लॉकेजेस है उसको हम सॉल्व करते हैं सर। मैं एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई कि कहीं ना कहीं माइंड की ब्लॉकेज होती है, जो मनी सेव नहीं हो पाती, हम ब्रॉड माइंडेड नहीं हो पाते, हम काम करने में शर्म करते हैं। तो काम करने में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने काम को ग्रो करना चाहिए। दूसरी एक आपसे पर्सनल सवाल है, आपने बोला कि भी मेरी सफल ट्रिप कंपनी है और भी रेस्टोरेंट भी है, एक और भी 3 काम है। तो आपके कहीं ना कहीं जो है उसमें आपने अभी लास्ट जो अचीव कितना किया है, जो लास्ट ईयर आपने अभी कंपनी को सफल ट्रिप को आपने एक्सटेंड किया है, तो उसमें क्या आपने अचीव किया है आपने? सर मेरी 30,000 सैलरी को मैंने क्विट करके मेरी कंपनी को स्टार्ट किया था, 0 से स्टार्ट किया था और विथ इन 1 ईयर मैंने उसको 2.2 CR तक पहुंचाया है। लेकिन 2.2 CR तक मैं कहूंगा कि नॉर्मल बंदा, मेरी इंडस्ट्री में काफी सारे लोग हैं जो काम करते हैं, आज तक उन्होंने सपना भी नहीं देखा, लेकिन वो मैंने माइलस्टोन अचीव किया है। वो इसकी वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं कंटिन्यू लर्निंग के ऊपर सर फोकस करता हूँ, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। और कहीं ना कहीं से आप जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ज्यादा आपका माइंड खुलता है, जितना ज्यादा आपका माइंड खुलेगा उतने आपके ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ते रहेंगे। तो अल्टीमेट आपके माइंडसेट के ऊपर काम करना है। अगर आपने ग्रोथ वाला माइंडसेट है तो कहीं ना कहीं ऊपर जाओगे, लेकिन अगर एक्सक्यूज वाला माइंडसेट है तो लाइफ में आप एक्सक्यूज ही देते रहोगे। तो कहीं ना कहीं आपका माइंड कैसे काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग फिर आप तय करो तो कि आप ग्रोथ करने वाले हैं या लाइफ में वो लेवल पे ही रहने वाले हैं। एक मतलब सेटबैक हो गया वहीं पे, आपको फिक्स हो गए वहां पे जी। तो संदीप सर, एक चीज आपने अभी बोली कि भी मैंने जो है 2.2 CR 0 से किया है, तो आप ऐसा आपने अलग से जो दुनिया नहीं कर रही हो, आपने ऐसा क्या करके किया है जिससे कि वो अचीव हो गया? तो ऐसा हमारे दर्शकों को या मैं भी जानना चाहूंगा कि यार वो अचीव मैं भी कर पाऊँ ऐसे। एक्चुअली सर मैंने कहा ना कि मैं लर्निंग के ऊपर भी फोकस करता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि लोग 50 लाख रुपया उनके पास अगर कैपिटल है और उनको कोई बिजनेस करना है तो 50 का 50 वो पूरा लगा देते हैं। उनको एक्चुअली मालूम नहीं कि बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, हायरिंग कैसे करनी है, अकाउंट्स में कैसे मैनेज करना होगा। वो बिना कुछ नॉलेज के बिजनेस शुरू कर देते हैं और अल्टीमेट ना नॉलेज होने की वजह से वो 50 लाख वो पूरा कई बार लॉस कर देते हैं या गवा देते हैं। मैं कहता हूँ अगर आपके पास 50 लाख रुपया है ना माय डियर फ्रेंड, तो आप 45 लाख रुपया इन्वेंटरी या जो भी बिजनेस करना उसमें इन्वेस्ट करो एंड 5 लाख रुपए की कोई ट्रेनिंग या कोचिंग ज्वाइन करो जहां से आपको लर्निंग मिलेगी मैं कहां से बिजनेस शुरू कर सकता हूं और कैसे उसमें आगे बढ़ सकता हूं। क्योंकि प्रॉपर अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप बिजनेस को ग्रो कराने ही वाले हो, जैसे कि मैंने किया है कि मैंने इवन 3.5 लाख रुपीज पे करके मैंने कोच से मैंने कोचिंग लिया था, देन आफ्टर मैंने बिजनेस शुरू किया है। अगर मैं खुद का पैसा लगाता और खुद ही सारी चीज या ट्रायल एंड एरर करता तो कहना कि मुझे भी बहुत टाइम लग सकता, लेकिन
प्रॉपर मैंने वो सिस्टम सीखा, मैंने उसमें लाइक अपना एक्सपीरियंस ऐड किया एंड तब जाके ये चीज हुआ है जो आम लोग नहीं करते। आम लोग सीधा वही करते हैं कि पैसा लगाया, बिजनेस शुरू किया एंड 5 से 10 साल में उनका बिजनेस कोलैप्स होना ही होना है अगर आपके पास उसका प्रॉपर नॉलेज या ट्रेनिंग कोचिंग नहीं होगी तो। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि भी 50 लाख हैं किसी के पास में और 45 लाख रुपए आप इन वहाँ पे बिजनेस में लगा दो, 5 लाख रुपए आप लर्निंग पे उसके लिए रख लो, तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि भी कोई भी पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको कुछ ऐसा 6 महीने का सरवाइव करने के लिए भी थोड़ा बहुत रखना चाहिए, कुछ चैलेंज ना आए, ताकि कुछ स्टाफ भी हायर करोगे, बिजली का बिल और बहुत सारे ऐसे खर्चे होंगे, अपने घर के खर्चे भी होंगे, तो क्या थोड़ा उसके लिए नहीं रखना चाहिए? सर आपने सही क्वेश्चन किया और वही सेम आंसर मिलेगा आपको 5 लाख का जो किसी को आपने कोच को पैसा दिया है ना, वो आपको आंसर इसमें देगा। समझो आपको 50 लाख रुपए है तो आपको 45 लाख रुपए का बिजनेस राइट नाउ शुरू नहीं करना है, आपने 5 लाख देके सीखना है। वही बंदा आपको प्रॉपर सिखाएगा कि आपको अकाउंट्स में कैसे मैनेज करना है, आपको सर्वाइवल फंड कितना रखना है, आपको कितने की इन्वेंटरी करनी है। बिकॉज आप खुद होते तो 50 लाख पूरा लगा देते, लेकिन अगर आपने 5 लाख दिए तो वो बंदा आपका हैंड होल्डिंग करता है, आपका पूरा सपोर्ट देता है। वो कहेगा कि आप 20 लाख रुपए इन्वेंटरी लाओ, 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया रिजर्व फंड रखो, तो वही आपको सारा रोड मैप बना के देगा और इसकी वजह से आपका बिजनेस लंबा चलेगा सर। यस यस यस, यानी कि कहीं ना कहीं एक कोच या एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको बिजनेस करना सिखाएगा या किस बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है, वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि करना कैसे है। आज के अगर कहें तो पुराने जमाने से हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते, तो हमें नए कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस के आइडियाज जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे, तभी हमारी जाकर के अर्निंग होगी। तो इसके लिए कुछ ऐसे क्या कुछ आइडिया थोड़ा सा बताओगे, कोई आपको जो क्लिक करे और बंदा को लगे कि यार मैं कुछ करूं? देखिए सर, आज आपको लगता है कि आप एज अ कोई आपका बिजनेस है और आज आप अगर कोई लाइक फिल्म स्टार को एज अ ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आप रखोगे तो आपको करोड़ों रुपीस आपको एडवर्टाइजिंग में स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है, आप खुद को अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आप अपने आप को प्रेजेंट करो। मैं खुद मेरी कंपनी सफल ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ही मेरी कंपनी के बारे में वीडियो शूट करता हूँ, मैं ही उसको यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ और मैं ही मेरी कंपनी का प्रमोशन करता हूँ। तो आपको भी आपके फेस को मार्केट में लाना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस आपका कपड़ों का हो, गाड़ियों का हो, टूरिज्म का हो या XYZ हो, क्योंकि आपका कोई फिल्म स्टार को आप एडवर्टाइजिंग के लिए लाखों रुपया दोगे और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। उससे बेटर है कि आप अपने से ही शुरू करो, धीरे धीरे उसमें आपका एड का जो खर्चा है वो भी कम आएगा। एंड सोशल मीडिया के जमाने में आपको मैं कहना चाहूंगा कि शायद न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजिंग से खर्चा कम ही आता है सर, तो वो दैट इज द बेस्ट वे। बहुत बढ़िया, यानी कि मैं भी ये थोड़ा सा मेरे को भी समझ आया कि हमें ब्रांड पे खर्च नहीं करना। अपने जो कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ब्रांड बनाना है। हमें जितना हो सकता है सोशल मीडिया पे हमको अपने आप को दिखाना है। आपने सर MDH मसाले का नाम सुना है, उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? आप ये आंसर दीजिए कौन है? लाइक उसके ओनर जो है वही उनके ब्रांड एम्बेसडर है। फिर बीच में क्या ऐड आती थी ट्रीवागो करके, ट्रीवागो होटल्स वाली, तो जो बंदा था वो कौन था? वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय ही था, वो कोई हीरो या कोई वो नहीं था। ठीक है, तो खुद को आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को फ्रेंड्स अपने माइंड पे काम करिए और अपने आप को सोशल मीडिया पे लेकर के आइए। तो हम थैंक यू सो मच आपका संदीप सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला और फिर से दोबारा से एक बार आप हमारे साथ में रूबरू हुए और बहुत जल्द हम पार्ट 3 इस पर लेके आने वाले हैं। तो आप कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर, और मैं भी वेट करूंगा पार्ट 3 का, क्योंकि मुझे भी आपके साथ बात करने में और इसे टॉपिक के ऊपर बातें करने में, शेयरिंग करने में अच्छा लगता है। तो मेक श्योर कि पार्ट 3 में उससे भी कुछ नया हम लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक बार और नए टॉपिक के साथ में। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसको जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।